तीसरा, जो केंद्र की विधायिका है वो 2 सदनीय होगी। केंद्र की विधायिका 2 सदनीय होगी। एक सदन में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होंगे और दूसरे सदन में राज्यों के प्रतिनिधि होंगे। एक सदन में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि और दूसरे सदन में राज्यों के। चूंकि लोकतंत्र है तो एक में जनता के चुने हुए लोकतंत्र हो जाएगा, और चूंकि संघात्मक है, हमें ये देखना है कि केंद्र सरकार कोई ऐसा कानून ना बनाए जिससे राज्य सरकारों को नुकसान हो जाए, उनके हितों को चोट पहुंचे। तो दूसरे सदन में राज्यों के प्रतिनिधि। देखिए हमारे देश में लोकसभा में जनता के और राज्यसभा में राज्यों के। और उस राज्यसभा ने भी सीए को पारित किया है, फिर भी राज्य नौटंकी कर रहे कि हम नहीं मानेंगे। वो केवल वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में, जबकि पता है उन्हें कि वो बंधे हुए हैं संविधान से, तो वो मानना नहीं मानना उनकी मर्जी थोड़ी है। वो तो एक केंद्र का कानून है, संघ सूची का विषय है, तो माननी है उन्हें। नागरिकता को राज्यों से कोई लेना देना है नहीं, या राज्यों को नागरिकता से कोई लेना देना नहीं है, वो तो संघ का विषय है। तो 2 सदनीय विधायिका होती है। हम दोनों पर्पस सॉल्व कर देते हैं। लोकतंत्र भी तो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि, और संघात्मक भी तो राज्यों के प्रतिनिधि भी। उसके बाद केंद्र कानून बनाता है तो जनता के हित भी देखे जाते हैं और राज्यों के हित भी सेफ सुरक्षित रहते। और चौथा देखेंगे, जो ये 3 विशेषताएं हैं, पूरा सिस्टम है, इसकी रक्षा के लिए एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और सर्वोच्च न्यायपालिका की स्थापना होगी। जो ये 3 विशेषताएं हैं, पूरा सिस्टम है, उस सिस्टम की रक्षा के लिए एक स्वतंत्र, सर्वोच्च, निष्पक्ष न्यायपालिका का गठन होगा। देखिए हमारे देश में है स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय। वो संविधान की रक्षा कर रहा है, संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा कर रहा है, संविधान में जो बातें लिखी हैं उनकी व्याख्या कर रहा है। केंद्र और राज्यों के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा हो शक्तियों के बंटवारे को लेके तो उस विवाद को निपटा रहा है। कई राज्य हैं जो विधानसभाएं सीए के खिलाफ कानून बना रहे, कोर्ट में आ रहे, कोर्ट बता रहा कि भैया क्या सही है क्या गलत है, तो वो निपटा रहा है लड़ाई झगड़े। तो उस पूरे सिस्टम की रक्षा के लिए चाहिए हमें एक स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय। सबका भरोसा होगा, संविधान की व्याख्या करेगा, संविधान की रक्षा करेगा। केंद्र और राज्य के या राज्यों के आपस के लड़ाई झगड़े होंगे तो उनका निपटारा भी करेगा। सब है हमारे देश में, अमेरिका में सब है। तो ये संघात्मक शासन की कुछ मूलभूत विशेषताएं होती हैं। सारी विशेषताएं अमेरिका में हैं,
हमने भी अपने देश में इन सबको अपनाया है। संघात्मक शासन के 3 प्रकार होते हैं। संघात्मक शासन के 3 प्रकार हैं। एक को कहते हैं कन्फेडरेशन या महापरिसंघ, दूसरे को फेडरेशन या परिसंघ, और तीसरे को यूनियन या संघ। कन्फेडरेशन, फेडरेशन और यूनियन, महापरिसंघ, परिसंघ और संघ, ये संघात्मक शासन के 3 प्रकार होते हैं। तीनों में कुछ अंतर होता है। उदाहरण से शुरू करें ताकि बात स्पष्ट रहे। कन्फेडरेशन का आदर्श उदाहरण माना जाता है पूर्व सोवियत संघ, वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया को हम कन्फेडरेशन का उदाहरण मानते हैं। फेडरेशन का उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका, और यूनियन का उदाहरण कनाडा तथा भारत। अब इनमें अंतर देखें। केंद्र की स्थिति, केंद्र की स्थिति कन्फेडरेशन में केंद्र के पास सीमित सत्ता होती है, फेडरेशन में संतुलित सत्ता होती है, जबकि यूनियन में निर्णायक सत्ता होती है। राज्यों की स्थिति विपरीत, राज्यों की स्थिति कन्फेडरेशन में निर्णायक सत्ता होती है, फेडरेशन में संतुलित सत्ता होती है, यूनियन में सीमित सत्ता होती है। तो हम संघात्मक शासन की विशेषता कर रहे, 2 सरकारें होंगी,
दोनों के बीच में शक्तियों का विभाजन होगा। लेकिन अब विभाजन किस मात्रा में होगा ये तो हमने नहीं कहा कि 10 शक्तियां हैं तो 5 केंद्र को होंगी 5 राज्य को, कि 8 केंद्र को होंगी 2 राज्य को। हमने बस ये कहा कि दोनों के बीच में शक्तियों का विभाजन, इक्वल या समान विभाजन, ये नहीं कहा हमने। तो बस उसी आधार पे है अभी अंतर कि मान लीजिए 10 शक्तियां हैं, कन्फेडरेशन में केंद्र के पास 2 होंगी और राज्यों के पास 8 होंगी। केंद्र सीमित सत्ता, राज्य निर्णायक। फेडरेशन में लगभग 5-5 हो जाएंगी, केंद्र के पास 5, राज्य के पास 5, लगभग इक्वल। और यूनियन में केंद्र को 8 और राज्य के पास 2, तो यूनियन है। तो तीनों संघात्मक भाई, 2 सरकारें हैं, शक्तियों का विभाजन किया है, लेकिन अब किसको कितना किया है, केंद्र को ज़्यादा है कि राज्य को ज़्यादा है कि इक्वल है, तो ये अंतर होता है। और देखें अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियां कन्फेडरेशन में राज्यों के पास होंगी, फेडरेशन में केंद्र और राज्यों के बीच वितरित होंगी, यूनियन में केंद्र के पास होंगी। अवशिष्ट शक्तियां मतलब ऐसी शक्तियां जो ना हमने केंद्र को दी ना राज्य को दी। इसलिए नहीं दी क्योंकि हमें पता ही नहीं लगा। आज साइबर क्राइम एक बहुत बड़ी समस्या है। जब 47 में संविधान बना तब तो हम जानते नहीं थे कि ऐसा कुछ होगा। तो साइबर क्राइम एक अवशिष्ट है क्योंकि उस समय हमें पता नहीं था, तो किसको सौंपते हम। आज है ये तो अवशिष्ट शक्ति है वो, जिसका उल्लेख ही नहीं किया हमने संविधान में, बंटवारा नहीं किया। तो अब कन्फेडरेशन वाले देख रहे हैं आपकी राज ताकतवर, तो उनको दे देंगे कि जो भी ऐसे नए इशू आएंगे सब राज्य सुलझाएंगे। फेडरेशन में उनका भी बंटवारा करते रहेंगे और यूनियन में हम केंद्र को दे देंगे। हमारे यहाँ सब केंद्र के पास हैं अवशिष्ट विषय जितने। और देखें संविधान संशोधन की शक्ति, संविधान संशोधन की शक्ति सेम होगा कन्फेडरेशन में राज्यों के पास, फेडरेशन में केंद्र और राज्यों के बीच वितरित, और यूनियन में केंद्र के पास। तो ये संविधान संशोधन सेम कि जो संविधान बना है उसमें संशोधन की शक्ति तो कन्फेडरेशन में राज्यों को दे देंगे हम, फेडरेशन में उसका भी केंद्र और राज्य के बीच में बंटवारा कर देंगे हम, यूनियन में वो भी केंद्र को दे देंगे। प्लस दोनों का नेचर क्या होगा या प्रकृति क्या होगी। तो कन्फेडरेशन को हम कहते हैं अनस्वर राज्यों का नस्वर संघ,
अनश्वर राज्यों का नश्वर संघ, फेडरेशन को कहते हैं। अनश्वर राज्यों का अनश्वर संघ और यूनियन को कहते हैं नश्वर राज्यों का अनश्वर संघ। नश्वर मतलब जिसे नष्ट किया जा सके या तोड़ा जा सके, और अनश्वर मतलब जिसे नष्ट नहीं किया जा सके। तो जो कन्फेडरेशन है, राज्य अनश्वर होंगे मतलब राज्य को नहीं तोड़ सकते, लेकिन संघ नश्वर होगा, संघ को तोड़ सकते हैं। जैसे देखिए सोवियत संघ टूट गया। जो फेडरेशन है उसमें राज्यों को भी नहीं तोड़ सकते और संघ को भी। अमेरिका में ऐसे ही राज्य भी नष्ट नहीं होंगे, संघ भी नष्ट नहीं होगा। अनश्वर राज्यों का अनश्वर संघ, जबकि यूनियन में नश्वर राज्यों का अनश्वर संघ। राज्यों को तोड़ सकते हैं, केंद्र को नहीं तोड़ सकते। देखिए कश्मीर को तोड़ के एक की जगह दो कर दिया, हैदराबाद आंध्र प्रदेश को तोड़ के तेलंगाना बना दिया, तो तोड़ दें राज्यों को, केंद्र नहीं टूटेगा। तो ये तीन प्रकार हैं, तीनों संघात्मक हैं, दो सरकारें हैं, शक्तियों का विभाजन है, लेकिन कम ज़्यादा। केंद्र ज़्यादा ताकतवर की, राज्य ज़्यादा ताकतवर की, दोनों की समान स्थिति, उस आधार पे ये प्रकार किए गए हैं। अब हम थोड़ा सा भारत की बात करें। भारत में स्थिति क्या है? सबसे पहले भारत में संघात्मक शासन की स्थिति क्या है? भारत में संघात्मक शासन की स्थिति क्या है? तो देखिए आप, संघात्मक शासन की जितनी विशेषताएं हैं सब भारत में मौजूद हैं। हम बात कर रहे हैं, दो सरकारें हैं, दोनों के बीच में शक्तियों का विभाजन है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार, दो सरकारें और दोनों के बीच शक्तियों का विभाजन, विधायी, कार्यकारी और वित्तीय आधार पर हमने इन दोनों सरकारों के बीच में शक्तियों का विभाजन किया है।